हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? उसके मोबाइल के सफ़ेद स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से आने वाली कॉल को रिसीव करते हुए वो बोली, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें तुरंत अस्पताल आना होगा। हाँ? आप कौन बात कर रहे हो? माँ कहाँ है? क्या हुआ उन्हें? सामने वाले की बात सुनकर वो आश्चर्य से पूछने लगी, देखो, तुम्हारी माँ के पास बहुत कम समय बचा है। डॉक्टर अभी बता कर गए हैं। मैं पता भेज रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बात करते करते उसके हाथ में रखे मोबाइल की चल रही कॉल कट गई। सामने वाले की बात सुनकर वह पास की दीवार का सहारा लेकर लगभग बैठ ही गई। उसके हाथ में रखा मोबाइल नीचे फर्श पर गिर गया। सामने एक अनजान शख्स कह रहा था कि उसकी माँ की हालत खराब हो गई है। आंखों से आंसू रोके रुक नहीं रहे थे। दरअसल वह एक अजनबी शहर में अपने 12 बाय 8 के कमरे में अकेली रहती थी। घर की आर्थिक परिस्थिति के कारण वह कॉलेज के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी करती थी। एक अनजान शहर के साथ साथ अनजान जगह में एक अनजान कमरे में अकेले रहना उसके लिए बहुत नया था। घर में सिर्फ वो और उसकी माँ दोनों ही रहते थे। कॉलेज का पहला महीना होने के कारण वह अपनी माँ को साथ नहीं ला सकी। अपनी माँ की ऐसी हालत सुनकर उससे रहा नहीं जा रहा था। अपने कमरे के एक कोने में उसका रोना फुटफुटाना शुरू हो गया। कुछ ही पलों में उसके मोबाइल के नोटिफिकेशन ट्यून ने उसका ध्यान खींच लिया। तब जाकर उसे होश आया। सफेद दीवार वाले पूरे कमरे में सफेद बल्ब की रोशनी में वह कमरा और भी गहरा लग रहा था। कमरे के एक तरफ लकड़ी की एक अलमारी, एक छोटा सा बिस्तर और बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर प्लास्टिक के कटोरे में फल के बगल में चमकता हुआ एक प्योर स्टेनलेस स्टील का चाकू रखा था, जो बल्ब की तेज रोशनी में चमक रहा था। लेकिन उसे इस बात का कोई ध्यान नहीं था। उसे ध्यान था तो सिर्फ अपने मोबाइल पर आई हुई उस खबर का। उसने जल्दी से मैसेज को पढ़ा और अपनी दोस्त को कॉल लगाया। 3 रिंग के बाद सामने से एक आवाज आई, हेलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? इस समय फोन क्यों किया? सब सो रहे हैं, समय देखा है, काफी रात हो गई है, इस समय क्या हुआ? अरे मुझे फोन आया कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या तू मेरे घर आ सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो प्लीज आ जाना। क्या? थोड़ा अच्छे से बता ना, क्या हुआ? तू प्लीज जल्दी आ जाना, मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। डर? और तुझे कब से डर लगने लगा? मजाक भरी आवाज में जवाब देते हुए वो सामने से बोली, तू प्लीज जल्दी आ, मुझे सच में डर लगने लगा है। हाँ ठीक है, घर से निकलते समय कॉल करती हूँ, ठीक है? इतनी बात करने के बाद वह चल रही कॉल कट गई। अब उसकी नजरें पूरे कमरे में घूमने लगी। उसके मन में एक गुमनाम डर ने अपना घर बना लिया था। डर कैसा? ये उसकी भी समझ से परे था। अचानक से कमरे में लगा हुआ बल्ब खड़खड़ाहट की आवाज के साथ जोरों से फूट गया। तभी जगमगाते हुए उस कमरे में गहरा अंधेरा फैल गया। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन उस भयानक सन्नाटे में तेजी से चल रही अपने दिल की धड़कन को वह स्पष्ट रूप से सुन पा रही थी। उसके डर से उसका पूरा गला सूख गया था। इसी कारण वह पानी पीने के लिए रसोई की तरफ मुड़कर जाने लगी। कमरे में बहुत अंधेरा होने के कारण उसने बाजू में रखे लकड़ी के टेबल पर वो रखी माचिस की तीली जलाई। वैसे ही वह सामने का दृश्य देखकर 2 कदम पीछे हट गई। सामने का दृश्य देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
एक काली इंसानी परछाई उसके सामने आकर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उसके हाथ में जलती हुई तीली की हल्की पीली नारंगी रोशनी में वह इंसानी परछाई स्पष्ट रूप से उसे दिखाई दे रही थी। माचिस की तीली के हल्के रोशनी में उसकी डरावनी आंखें और भी गहरी लग रही थी। वह दृश्य देखकर वह 2 कदम पीछे ही हट गई। तभी बाहर से किसी ने कमरे की घंटी बजाई। ऐसे में उसका डर और भी बढ़ने लगा। तभी घंटी एक बार फिर बजी। अब वह धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर चलने लगी। वह पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने डरते डरते धीरे से दरवाजा खोला। आगे देखा तो उसकी सहेली वहां आ गई थी। उसे देखते ही उसने उसे गले लगा लिया। गले से लगकर वह जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? वो माँ, जोरों से रोते हुए वह अपना हाल उसे बताने लगी। उसको पकड़कर उसकी सहेली उसके साथ कमरे में आई। रोने की वजह से सीमा का गला बिल्कुल सूख गया था। इसीलिए वह अपने सहेली का हाथ छोड़कर रसोई में पानी पीने चली गई। पानी का एक घूंट पीकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सहेली कहीं नजर नहीं आई। उसको ढूंढते हुए वो दरवाजे की ओर जाने लगी, लेकिन तभी उसके पास रखे मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल फोन देखकर उसने कॉल रिसीव किया और सामने से आवाज आई। हेलो, मैं रितिका बोल रही हूँ। मैं लगभग 2 घंटे से फोन कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? सामने से आती आवाज को सुनकर वह पूरी तरह से सहम गई थी। उसकी भयभीत नजरें थोड़ी देर पहले आई अपनी सहेली को उसी कमरे में खोज रही थी। वह कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी वही दोस्त रितिका उसके साथ बहुत गुस्से में बात कर रही थी। आगे से आने वाली उसकी आवाज को सुनकर वह जैसे मानो और परेशान हो गई। मन में जैसे डर ने अपना घर बना लिया था। अब वही डर उसके चेहरे से झलकने लगा था। बिना कुछ कहे उसके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन नीचे फर्श पर गिर गया। तभी उस कमरे की खुली खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। हवा के झोंके के साथ कमरे में जल रही मोमबत्ती की पीली नारंगी रोशनी कम होते होते बुझ गई और कमरे में एक बार फिर घना अंधेरा छा गया। जो हो रहा था वह उसकी समझ से परे था। कमरे में फैले अंधेरे से क्या करे क्या नहीं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ठंडी हवा का झोंका खिड़की के दरवाजे से जोर जोर से टकराने लगा। खिड़की के बाहर मोहक चांदनी रात में एक चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ा रहा था और अपनी चोंच से जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। उसके वो पंखों की फड़फड़ाहट और उसकी चोंच से निकाली हुई वह भयानक चीख उस भयानक शांत वातावरण में उसे दिल का दौरा देने के लिए काफी था। और एक ही पल में वह चमगादड़ उसके सामने से अपने पंख फड़फड़ाकर निकल गया। तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। वो एकदम से चौंक गई। फिर उसके शरीर में एक डर की रफ्तार जोरों से दौड़ गई। डर के मारे शरीर से चेहरे पर पसीना आने लगा। कमरे के दरवाजे पर दस्तक जारी थी। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, 2 कदम आगे बढ़ी ही थी और तभी सब कुछ एकदम शांत हो गया। सब कुछ जोर जोर से खिड़की पर टकराने वाला वो हवा का झोंका, खिड़की के दरवाजे का जोर जोर से खिड़की पर टकराना, उस डरावने चमगादड़ के पंख का फड़फड़ाना, उसकी चोंच से निकलती वह भयानक चीख, दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाना, सब कुछ एकदम शांत हो गया। आवाज थी तो बस उसकी बढ़ती हुई दिल के धड़कन की। उस डर से लग रहा था कि जैसे मानो दिल जोर जोर से धड़कते हुए
शरीर से बाहर आ जाएगा। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसकी आंखें गहरे अंधेरे कमरे में चारों तरफ घूम रही थी। अंधेरा गहरा होने के कारण वह उस अंधेरे में सफेद मोमबत्ती की खोज करने लगी। आखिरकार जैसे तैसे मोमबत्ती मिल ही गई। उसने मोमबत्ती हाथ में लेकर जल्दी से मोमबत्ती के पास रखी माचिस की तीली को जल्दी जल्दी में जलाया। जलाते समय वह बहुत डर गई थी और उसके हाथ डर के वजह से कांप रहे थे। तीली जलते ही सफेद मोमबत्ती की फीकी पीली नारंगी रोशनी गहरे अंधेरे को चीरते हुए पूरे कमरे में फैल गई। उसने मोमबत्ती हाथ में ली और साइड के टेबल पर रख दी। तभी फिर से एक बार दरवाजे पर दस्तक हुई। अब उसके शरीर में बची ताकत भी खत्म हो चुकी थी। उसने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा और आगे का दृश्य देखकर वही बेहोश हो गई। लेकिन दरवाजे पर आने वाली वह दस्तक जारी ही रही। दूसरे दिन, देखो, आपको मुझे बताना ही होगा कि उनके साथ क्या हुआ है, नहीं तो मुझे उनकी मानसिक स्थिति जाननी पड़ेगी। सामने रखी फाइलों को अलग अलग कागजों में छांटते हुए एक बूढ़ा इंसान अपने सामने बैठे एक युवती से अपने मरीज के बारे में पूरी जानकारी ले रहा था। डॉक्टर, उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले उसकी मां एक कार दुर्घटना में भगवान के पास चली गई। उस घटना के बाद वह पूरी तरह से सहम गई। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण उसके रिश्तेदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसकी मानी हुई छोटी बहन को वह पसंद नहीं थी। पाठशाला की सबसे होशियार और प्रतिभाशाली लड़की होने के कारण वहां के शिक्षकों ने उसे शहर के कॉलेज में भर्ती करा दिया। लेकिन उसको अपनी मां से बहुत लगाव था। उसे उसकी मां की बहुत याद आती थी। अपनी मां की यादों को भुलाने के लिए उसने शहर में छोटी सी नौकरी करना शुरू कर दिया। पिछले 2 महीने से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कल रात करीब 1:30 बजे उसने मुझे फोन किया और बोलते हुए उसने 2 मिनट सांस ली। वह कुछ आगे बोले, तभी बाहर से किसी ने अंदर आने की इजाजत मांगी। डॉक्टर ने भी अपनी गर्दन हिलाकर उसे अंदर आने को कहा और एक युवक डॉक्टर के सामने टेबल पर एक फाइल रखकर चला गया। ओह सो सॉरी, आप प्लीज बोलते रहिए। डॉक्टर, कल रात करीब 1:30 बजे मुझे फोन आया और उसने मुझे अपने घर बुलाया। बात करते समय वह थोड़ा अजीब सा महसूस कर रही थी, मानो जैसे वह बहुत डर गई है। मैं उसे लगभग 2 घंटे तक फोन करती रही, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। आखिरकार उसका फोन लगा, लेकिन उसके सामने से कुछ बात करने के पहले ही वह कॉल कट गई। तब ना रह के भी मुझे उसकी चिंता हो रही थी। आखिरकार वहां क्या हुआ, यह देखने के लिए मैं उसके घर गई। कमरे की घंटी बजाई, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। मैंने आवाज भी लगाया, दरवाजे पर दस्तक भी दी, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं दे रही थी और इसीलिए मुझे उसके दरवाजे का हैंडल तोड़ना पड़ा। अंदर देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ के पास फर्श पर एक तेज धार वाला चाकू पड़ा था। उसके बाद मुझे कुछ समझने से पहले मैंने एम्बुलेंस को बुलाया और उसे यहां ले आई। देखिए, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है और आपके बताने के अनुमान के अनुसार उसको कोई मानसिक तनाव भी नहीं दिख रहा था। मरीज की हालत ठीक ना रहने का वह डॉक्टर का कारण सुनकर वह थोड़ा रोते हुए बोली, डॉक्टर प्लीज उसे जल्दी से ठीक कर दो, वह मेरी अकेली सहेली है। तभी बाहर से अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स डॉक्टर के केबिन की ओर दौड़ते हुए आई। सर, बेड नंबर 46 के मरीज की हालत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर और वह नर्स केबिन के बाहर निकले। वैसे ही वह बाहर आ गई। उसने दरवाजे के बाहर लगे एक हल्के सफेद शीशे के अंदर नजर डाली और कुछ समय में डॉक्टर कमरे से बाहर आए। आई एम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आपकी दोस्त सीमा को हम नहीं बचा पाए।
लेकिन उसके खून में हमें नशा और कुछ मानसिक तनाव की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है, जिसे खाने से एक सामान्य व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि वह मानसिक तनाव में है, या फिर अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगता है। यह तब होता है जब उस दवा की शुरुआत हुई हो और धीरे धीरे वह दवा उस व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ करने लगती है और अंत में वह व्यक्ति आत्महत्या मर्डर से अपनी जान गंवा देता है। यह भी वैसा ही केस दिख रहा है, लेकिन आपके बताने के अनुमान सीमा कुछ नशा और दवाइयां नहीं लेती थी, तो ऐसा हो सकता है कि उनको ये किसी ने दी होगी। बोलते बोलते डॉक्टर अपने केबिन की ओर चले गए। रितिका रोते हुए सीमा के कमरे की ओर आई। उसके पास जाकर उसके बिस्तर पर बैठते हुए बोली, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाई सीमा दीदी। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अस्पताल से बाहर जाने लगी। लेकिन सीमा का बेजान हुआ शरीर अपनी डरावनी नजरों से अपनी बड़ी बहन रितिका को देखे ही जा रहा था।